Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to study chapter 8 of class 10 science. नई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में इस चैप्टर का नाम है हेरिडिटी. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज हेरिडिटी, इनहेरिटेड ट्रेट्स, accumulation of variation during reproduction, Mendel's contribution, rules of inheritance, how do these traits get expressed, and sex determination. सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज हेरिडिटी. हेरिडिटी इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर यंग वंस, या कह सकते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक सेल से जब दो सेल्स बनते हैं तो पहले डीएनए रेप्लिकेट करता है और फिर वो दो सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है. जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें बोथ फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट टू द जेनेटिक मटेरियल. इसका मतलब हमारे पास जो भी इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें बोथ पैटर्नल और मैटरनल डीएनए है. ह्यूमन बींग्स के कुछ इनहेरिटेड ट्रेट्स के एग्जांपल्स हैं रोलिंग ऑफ टंग, अटैच्ड ईयरलोब और अनअटैच्ड ईयरलोब, स्किन कलर, कलर ऑफ आई, एटसेट्रा. जेनेटिक मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है वो है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम जो है वो डीएनए के बने हैं. सो डीएनए आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी that transfer characteristics from the parents to offsprings. डीएनए के स्मॉल सेगमेंट्स को हम जीन्स कहते हैं. जीन्स कोड करते हैं एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए, और जीन्स कंट्रोल करते हैं हमारे एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को. तो ये ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करती है स्टडी ऑफ हेरिडिटी, वेरिएशंस, इस ब्रांच ऑफ साइंस को हम कहते हैं जेनेटिक्स. इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स जाननी होंगी. जैसे फर्स्ट टर्म है फिनोटाइप. फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल और एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. एक्सटर्नल अपीयरेंस जैसे टॉलनेस या शॉर्टनेस, सीड की शेप हो सकती है राउंड और रिंकल, फ्लावर का कलर हो सकता है पर्पल और व्हाइट, ये एक्सटर्नल अपीयरेंस. जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. डीएनए सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम जो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है वो होता है जीन. एक जीन के दो डिफरेंट वर्जन्स हो सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं अलील्स. अलील्स सेम लोकेशन पर होते हैं पेयर्ड क्रोमोसोम्स पे. पेयर्ड क्रोमोसोम्स यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स. जो कैरेक्टर्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और एक दूसरे अलील के इफेक्ट को मास्क करते हैं उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर. जैसे डोमिनेंट कैरेक्टर को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं. टॉलनेस को हमने किया कैपिटल टी से शो, और रिसेसिव कैरेक्टर को हम स्मॉल टी से शो करते हैं. तो डोमिनेंट कैरेक्टर जो टॉलनेस है ये रिसेसिव अलील शॉर्टनेस के कैरेक्टर को या उसके इफेक्ट को छुपा देता है. रिसेसिव कैरेक्टर वो है जो डोमिनेंट अलील की प्रेजेंस में मास्क हो जाता है या छुप जाता है, और ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है सिर्फ होमोजाइगस स्टेट में. होमोजाइगस स्टेट का मतलब है if alleles of a gene are of the same type. जैसे हमने अभी कहा रिसेसिव कैरेक्टर को हम स्मॉल टी से एक्सप्रेस करते हैं. होमोजाइगस कंडीशन हो गई दोनों एलील्स स्मॉल टी ही हैं, तब हमें शॉर्ट कैरेक्टर प्लांट का नजर आए. दूसरी होमोजाइगस स्टेट क्या हो सकती है, अगर दोनों कैपिटल टी हैं तो हमें टॉल कैरेक्टर प्लांट का नजर आता है, क्योंकि हम जानते हैं कैपिटल टी तो है डोमिनेंट कैरेक्टर. हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है अगर एलील्स ऑफ अ जीन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मतलब एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है. अब फिनोटिपिकली एक्सटर्नल अपीयरेंस इस प्लांट की क्या होगी, टॉल.
क्योंकि कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। तो इस हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट अलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अब देखते हैं जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कैसे होता है और कैसे इसमें वेरिएशन क्रिएट हो जाता है। वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस फ्रॉम द पेरेंट्स। एवरी ऑर्गेनिज्म has the genetic information from the parents। कहां पर होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन? ऑन द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आप जानते ही हैं, हमने सेल चैप्टर में पढ़ा है क्लास 9 में, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं अगर वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और न्यूक्लियोइड्स में होता है अगर वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो एवरी ऑर्गेनिज्म हैज द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना है अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म, तो उसका डीएनए अपनी ही जैसी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। जो एग्जैक्ट कॉपी बनती है वो इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम ने अपनी जैसी एग्जैक्ट कॉपी बना ली, और जो दो सेल्स बनेंगे डिवीजन के बाद, वो दोनों एक एक कॉपी को इनहेरिट कर लेते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स से बिल्कुल सेम जेनेटिक मेकअप यंग वन में आ गया, या दो सेल्स में आ गई। जब इस तरह का डिवीजन होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में हमने देखा ही था जब हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था चैप्टर 7। ऐसे डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोसिस। जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें दो तरह के डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि उनमें कैसे क्रोमोसोम मटेरियल ट्रांसफर होता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द यंग वंस। इस डीएनए कॉपी में जब डीएनए की कॉपी बन रही है तो इसमें स्लाइट वेरिएशंस आ सकते हैं। अगर ये वेरिएशन स्लाइट है तब भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है, बट अगर ये वेरिएशंस बहुत ही ज्यादा हो गए, ड्रास्टिक हो गए, जैसे कि म्यूटेशन हो गए, तो सेल में डाई ऑल्सो। तो हमने यहां पर देखा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसमें दो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं बाय माइटोसिस फ्रॉम अ सिंगल सेल विद द सेम क्रोमोसोम नंबर एज द पेरेंट। अगली स्लाइड में देखते हैं हम कैसे सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। अब देखते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जब उनमें गेमीट फॉर्मेशन होता है तो दो डिविजन्स होते हैं। फर्स्ट डिवीजन है मियोसिस 1। मियोसिस 1 में जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी आर्म्स पहले रेप्लिकेट करती हैं, जैसे कि हमने इससे पहली स्लाइड में देखा था। ये आर्म्स रेप्लिकेट करके क्रोमोसोम्स ऐसे हो गए। यहाँ पे फर्स्ट क्रोमोसोम पे जो जीन्स है वो है कैपिटल ए बी सी डी ई, उसी के अलील्स पेयर्ड क्रोमोसोम पे है स्मॉल ए बी सी डी ई। आफ्टर रेप्लिकेशन ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स की आर्म्स अपना डीएनए मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, जिसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बाद जब ये सेपरेट होते हैं तो हमें देखने को मिलते हैं नए रिकॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स। कैपिटल ए बी सी के साथ अब आ गया स्मॉल डी और स्मॉल ई, और दूसरे पेयर्ड क्रोमोसोम पे स्मॉल ए बी सी के साथ आ गया कैपिटल टी और कैपिटल ई। तो एक जीन के अलील्स का एक्सचेंज हो गया बिटवीन पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स जब सेल डिवाइड होता है, अगर इस सेल में 46 क्रोमोसोम्स थे तो इस सेल से बने दो सेल्स, और क्रोमोसोम नंबर भी इसमें हाफ हो जाता है। एक सेल में चले जाएंगे 23 क्रोमोसोम्स और दूसरे सेल में चले जाएंगे 23 क्रोमोसोम्स। तो मियोसिस 1 में न्यू रिकॉम्बिनेशन बनने के साथ साथ क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो जाता है। मैंने आपको बताया यहाँ पे 46 से 23 हो गए। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में 4 क्रोमोसोम है तो उसके दो न्यू सेल्स में 2 क्रोमोसोम्स दोनों सेल्स में हो जाएंगे। मियोसिस 2 में ये जो आर्म्स है क्रोमोसोम की, ये सेपरेट करती है,
और इन दो सेल्स के दो दो और सेल्स बन जाते हैं। जैसे कि हमने पहले डिवीजन देखा था, ऐसे ही ये डिवीजन माइटोसिस डिवीजन होता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, सिर्फ एक सेल से दो दो सेल्स और बन जाएंगे। तो फाइनली मियोसिस हुआ, एक ऐसा डिवीजन जिसमें न्यू रिकॉम्बिनेशन बना, टोटल 4 डॉटर सेल्स बने और क्रोमोसोम नंबर पेरेंट्स से जो डॉटर सेल्स में हुआ वो हाफ हो गई। तो दिस हैपेंस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। एक कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफर हो रहा है या कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, ये सभी को ग्रीकर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट से स्टडी किया और उन्होंने रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस दिए। इसलिए उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रीकर जॉन मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया जिसका बोटानिकल नेम है पाइसम सटाई। अपने एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने 3 मेन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए, जिनका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट को चूज किया। पी प्लांट का सिलेक्शन उनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा प्रूव हुआ, क्योंकि पी प्लांट में 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं। कंट्रास्टिंग का मतलब होता है ऑपोजिट कैरेक्टर। जैसे अगर एक प्लांट टॉल है तो दूसरा प्लांट है ड्वार्फ। अगर एक प्लांट के सीड्स राउंड है तो दूसरे के हैं रिंकल्ड। अगर एक प्लांट के फ्लावर्स पर्पल है या वॉयलेट है तो दूसरे के हैं वाइट। तो ऐसे 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पी प्लांट्स में हैं। इनकी लाइफ शॉर्ट होती है, तो बहुत सारी जनरेशंस इसमें स्टडी की जा सकती है। इन प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट भी किया जा सकता है और क्रॉस पॉलिनेट करके 2 प्लांट्स के कैरेक्टर्स को मिक्स भी किया जा सकता है। इन प्लांट्स में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है या सीड्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिससे एक लार्ज सैंपल मिलता है और वो एक्सपेरिमेंट्स की रिलायबिलिटी को हेल्प करता है। इस स्लाइड में देखते हैं हम 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट और ये भी देखेंगे कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है ओवर रिसेसिव कैरेक्टर। तो हाइट में प्लांट की टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस। पॉड की शेप में जो फली होती है, फ्रूट होता है प्लांट का, उसमें इन्फ्लेटेड या फूला हुआ पॉड इज डोमिनेंट ओवर कंस्ट्रिक्टेड। सीड की शेप में राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड। सीड कलर में येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन कलर। इसे याद करने के लिए आप देख सकते हैं जो भी अच्छा कैरेक्टर है, सीड अगर पका हुआ है, राउंड है, फूला हुआ फ्रूट है और टॉल प्लांट है तो वो अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है। पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्सियल इज डोमिनेंट ओवर टर्मिनल। एक्सियल पोजीशन होता है जब प्लांट की जहां से लीफ और ब्रांचेस निकलती है, वो एक्सियल पोजीशन है। टर्मिनल मतलब स्टेम के टॉप मोस्ट पोर्शन पर। कलर ऑफ फ्लावर पर्पल इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट और पॉट का कलर ग्रीन इज डोमिनेंट ओवर येलो। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सीड की शेप जो है वो राउंड है, डोमिनेंट, येलो कलर डोमिनेंट है, लेकिन जो पॉड का कलर है वो ग्रीन डोमिनेंट है। तो फली जब हम खाते हैं वो ग्रीन अच्छी मानी जाएगी। इस तरीके से आप डोमिनेंट कैरेक्टर्स को याद कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे मेंडल्स ने रूल ऑफ इनहेरिटेंस दिए। आफ्टर डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन पीपल, मेंडल ने देखा कि जो टॉल प्लांट्स है वो टॉल प्लांट्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो ड्वार्फ प्लांट्स है वो ड्वार्फ प्लांट्स ही प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम एक ही कैरेक्टर को स्टडी करते हैं आफ्टर क्रॉसिंग 2 ऑर्गेनिजम्स, इट इज कॉल्ड अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने इन्हीं टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स को क्रॉस पॉलिनेट किया। तो जो टॉल प्लांट्स के गेमेट्स बने वो बने कैपिटल टी और जो ड्वार्फ प्लांट्स के
गेमीट्स बने वो बने स्मॉल टी स्मॉल टी। क्रॉस करने के बाद हमारे पास सभी प्लांट्स हुए कैपिटल टी स्मॉल टी। क्योंकि सबके पास एक कैपिटल टी है तो ये सभी प्लांट्स हो गए हमारे टॉप। इसका मतलब 4 आउट ऑफ 4 अगर हमें रेशियो लिखनी है हमारे टॉल है। अगर हमें परसेंटेज निकालनी तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100% आर टॉल। जीनोटाइप जो है सबका कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये भी 4 आउट ऑफ 4 हो गया 100%। अब मेंडल ने इन प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट किया, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी को जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है उसको कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस किया। हमने ऑब्टेन की F2 जनरेशन। इसमें गेमीट्स बने कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी बने कैपिटल टी स्मॉल टी। क्रॉस के बाद जो जनरेशन ऑब्टेन हुई उसमें मेंडल ने देखा कि 3 प्लांट्स टॉल ऑब्टेन हुए फिनोटिपिकली, क्योंकि सबके पास एक कैपिटल टी तो है ही। सिर्फ एक प्लांट था वो शॉर्ट हुआ। तो फिनोटिपिक रेशियो अगर हम देखेंगे 3/4 टॉल, 1/4 इज ड्वार्फ। 3/4 की परसेंटेज हो गई, अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया 75%, और 1/4 को अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज हो गई 25%। इसका जीनोटाइप देखेंगे तो 1 इज कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन, 2 आर कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कंडीशन, एंड 1 इज होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल टी। अगर आपको इसको रेशियो में लिखना है 1/4, 2/4, 1/4, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25%, 50% एंड अगेन 25%। इस तरीके से हम परसेंटेज ऑब्टेन कर सकते हैं। इस क्रॉस के बाद मेंडल ने 2 लॉज दिए, लॉज ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब है कि 2 इंडिविजुअल्स जिनके पास कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है जब उन्हें क्रॉस करते हैं तो ऑफस्प्रिंग विल शो द ट्रेट ऑफ डोमिनेंट अलील। जो ट्रेट डोमिनेंट है वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, जैसे टॉलनेस, और रिसेसिव अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो 2 अलील्स जब एक पेयर में होती है, डोमिनेंट अलील रिसेसिव अलील का इफेक्ट को मास्क कर देता है या छुपा देता है। इसका मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस और फिनोटाइप डिपेंड्स ऑन डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील का कोई इफेक्ट नहीं होता फिनोटाइप पर। दूसरा लॉ जो उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया, उससे हमें यह भी पता चला कि F2 जनरेशन में हमारा रिसेसिव एलील अपने आप को शो कर पाया। तो अगर एक पेरेंट के पास 2 एलील्स हैं जीन के और वो क्रोमोसोम की एक कॉपी के ऊपर है, तो मेयोसिस के टाइम पर ये 2 कॉपीज सेपरेट हो जाती हैं और हर सेक्स सेल के पास ये कॉपी चली जाती है। तभी ये कैरेक्टर F2 जनरेशन में हमें नजर आया। तो अलील्स ऑफ अ जीन सेपरेट, सेग्रीगेशन मतलब दे सेपरेट ड्यूरिंग मेयोसिस, इसको कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने अपनी स्टडी में 2 कैरेक्टर्स को एक साथ भी स्टडी किया, और ऐसा क्रॉस जिसमें 2 कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी किया जाता है आफ्टर क्रॉसिंग 2 ऑर्गेनिज्म, उसे कहा जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ऐसे ही डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें राउंड एंड ग्रीन सीड्स को क्रॉस किया गया विद रिंकल्ड एंड येलो सीड्स। इसमें राउंड डोमिनेंट है ओवर रिंकल्ड, जिसे मैंने बोल्ड लेटर से शो किया है, और येलो कैरेक्टर है डोमिनेंट ओवर ग्रीन, येलो को मैंने बोल्ड लेटर से शो किया है। आपको ध्यान रखना है एक कैरेक्टर के लिए हमेशा 2 अलील्स यूज होते हैं। जैसे राउंड डोमिनेंट है तो उसके लिए कैपिटल आर, और रिंकल्ड रिसेसिव है तो उसी इंग्लिश लेटर का स्मॉल लेटर स्मॉल आर। येलो डोमिनेंट है तो येलो के लिए कैपिटल वाई,
और ग्रीन रिसेसिव है तो उसी के लिए स्मॉल y। तो फर्स्ट पेरेंट से गेमीट्स बने कैपिटल R स्मॉल y, और दूसरा भी जो गेमीट बना कैपिटल R स्मॉल y। इसी तरीके से सेकेंड पार्टनर से जो गेमीट्स बने स्मॉल r कैपिटल Y, और दूसरा भी बना स्मॉल r कैपिटल Y। इस जनरेशन के, जिसे F1 फीलियर जनरेशन कहा जाता है, इसमें जो यंग वंस ऑब्टेन हुए वो हुआ कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल। आप देख सकते हैं चारों ही प्लांट्स का यही जीनोटाइप है, इसलिए 4 आउट ऑफ 4 या 100% हैव द सेम जीनोटाइप। सबके पास ही एक कैपिटल R है इसलिए उनका फिनोटाइप हुआ राउंड, और सबके पास ही एक कैपिटल Y है तो हुए येलो। तो all 4 out of 4 या 100% आर राउंड एंड येलो सीड्स। जो F1 जनरेशन में हमने प्लांट्स ऑब्टेन की, उनके सीड्स को यदि हम क्रॉस करते हैं तो उसको बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेम टाइप से यदि हम उसको क्रॉस करते हैं तो यहां पर गैमीट्स होंगे हमें R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y। तो ये जो 4 तरह के गेमिट्स बने, ऐसे ही दूसरे पार्टनर के भी यही गेमिट्स बनेंगे। तो जो यंग वंस ऑब्टेन होंगे हमें 16 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे। इसमें अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 9 कॉम्बिनेशंस में वी हैव राउंड एंड येलो, क्योंकि सबके पास एक कैपिटल R या एक कैपिटल Y है। नाइन आउट ऑफ 16 ये हुआ रेशियो ऑफ राउंड एंड येलो। अगर हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं तो हमें उसे 100 से मल्टीप्लाई करना है, हो गया 56.2। ऐसे ही राउंड एंड ग्रीन सीड्स, जिसमें एक कैपिटल R तो है लेकिन दोनों ही Y स्मॉल है, ये कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा 3 यंग वंस पे। तो रेशियो हो गया 3/16, मल्टीप्लाई किया 100 से तो हो गया 18.8%। थर्ड रिंकल्ड एंड येलो, जिसमें एक भी कैपिटल R नहीं है, वो भी हो गए 3 कॉम्बिनेशन विथ 1 कैपिटल Y। तो टोटल रेशियो हो गया 3/16, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 18.8%। रिंकल्ड एंड ग्रीन, जिसमें एक भी एलील कैपिटल R नहीं है और कैपिटल Y भी नहीं, ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया 1 आउट ऑफ 16, और इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो रेशियो हो गई 6.2%। प्लांट्स से डाइहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब है separation of alleles of a given gene into 2 daughter cells is independent of separation of other allelic pair। मतलब एक जीन के जो 2 अलील्स हैं वो जो डॉटर सेल्स में जा रहे हैं, उसका दूसरे जीन के अलीलिक पेयर से सेपरेशन में कोई लिंकेज नहीं है। इसलिए इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अदर कैरेक्टर्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर एक पॉपुलेशन में या पेरेंट्स से यंग वंस में या एक स्पीशीज में कैसे मेंटेन रहता है, हमने देखा both parents, father and mother, contribute to the DNA of the next generation during sexual reproduction। हर सेल के पास
टू सेट ऑफ जीन्स होते हैं, टू कॉपीज होती है एक क्रोमोसोम की, जो वो इनहेरिट करते हैं फ्रॉम द पेरेंट। लेकिन जो जर्म सेल्स होते हैं, गेमीट फॉर्मेशन जब होता है तो वो सिर्फ एक कॉपी इनहेरिट करते हैं फ्रॉम ईच पेयर। हर सेल के पास नॉर्मल 2 कॉपीज है क्रोमोसोम की, लेकिन गेमीट्स के पास ओनली 1 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम इज देयर, एंड दिस हैपेंस बाय मेयोसिस। जो रिडक्शन डिवीजन होता है उसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर गेमीट्स में हाफ हो जाता है। तो ये गेमीट्स जब कंबाइन करते हैं तो ये रिस्टोर कर लेते हैं नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो एक स्पीशीज का होता है, और इससे डीएनए की स्टेबिलिटी रहती है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द यंग वन और टू द नेक्स्ट जनरेशन। हमने देखा कि ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनके क्रोमोसोम्स कंबाइन होते हैं। तो अगर क्रोमोसोम्स कंबाइन हो रहे हैं तो क्या सेक्स भी जो एक ऑर्गेनिज्म का है वो उसका जेनेटिक मेकअप डिटरमाइन करता है? ये हमें स्टडी करना है। तो ये देखा गया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो टेम्परेचर है उनके एनवायरनमेंट का वो उनका सेक्स कंट्रोल करता है। स्नेल्स तो अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स में सेक्स जो है वो जेनेटिकली डिटरमाइन होता है। हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 क्रोमोसोम्स पेयर्ड हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, जो हमें फादर और मदर से मिलते हैं, इसलिए उनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। लेकिन जो हमारा 23rd पेयर है फीमेल्स में, वो क्रोमोसोम भी बिल्कुल सेम है, XX। उसको XX इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक्स की शेप का दिखता है। और मेल्स में जो 23rd पेयर है वो है XY, एक एक्स जैसा दिखता है और एक वाई जैसा दिखता है। तो जब फीमेल गेमेट्स बनाती है तो उनके क्रोमोसोम्स में जो गेमेट्स बनेंगे 22 पेयर्स तो सेम होंगे, लेकिन एक में आएगा कैपिटल एक्स और दूसरे में भी कैपिटल एक्स ही आएगा। लेकिन मेल्स जब गेमेट्स बनाएंगे तो उनके स्पर्म्स में एक सेल में होगा कैपिटल एक्स और दूसरे में होगा कैपिटल वाई, क्योंकि हमने पढ़ा है एलील सेपरेट होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के जो एलील्स है वो सेपरेट होते हैं गेमेट फॉर्मेशन। तो जब ये क्रॉस हुआ, फीमेल के दो गेमेट्स XX और मेल के दो गेमेट्स XY जब बने, तो जो यंग वंस बने उनके पास चांसेस हुई, यहाँ पे बने हम देखते हैं 2XX, मतलब 2 आउट ऑफ 4 इज XX, मतलब 50%। 2/4 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50% फीमेल्स है, और ऐसे ही 50% मेल्स हैं विद XY क्रोमोसोम। तो देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ बर्थ ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स, 2:2 या 2/4 2/4। सेक्स किसने डिटरमाइन किया? सेक्स डिटरमाइन किया 23rd क्रोमोसोम, जो हमने कहां से इनहेरिट किया? फ्रॉम द फादर। अगर फादर ने हमें एक्स क्रोमोसोम दिया तो चाइल्ड हो गया फीमेल। अगर फादर का वाई क्रोमोसोम हमने इनहेरिट किया तो चाइल्ड हो गया बॉय। सो मेल डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि वो दो तरह के गेमेट्स फॉर्म कर रहे हैं, एक्स एंड वाई। इस स्लाइड में हम चेक करते हैं हमने इस वीडियो में क्या सीखा। क्वेश्चन है, मेंडल ब्लेंडेड हिज नॉलेज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स to keep the count of individuals exhibiting a particular trait in each generation. He conducted many experiments to arrive at the law of inheritance. First part है क्वेश्चन का, what do the F1 progeny of tall plants with round seeds and short plants with wrinkled seeds look like? क्वेश्चन को पढ़ के पहले सबसे पहले ये समझना है कि ये क्वेश्चन है डाई हाइब्रिड क्रॉस का, क्योंकि इसमें है टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड्स एंड शॉर्ट प्लांट विद रिंकल सीड्स। टॉल प्लांट्स के जीनोटाइप होगा कैपिटल टी, कैपिटल टी, और राउंड का होगा कैपिटल आर, कैपिटल आर। ये क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर्स डोमिनेंट है। और शॉर्ट का होगा स्मॉल टी और स्मॉल आर, क्योंकि शॉर्ट इज रिसेसिव कैरेक्टर एंड रिंकल्ड इज ऑल्सो रिसेसिव कैरेक्टर, इसलिए हमें दोनों लेटर्स कैसे यूज करने हैं? स्मॉल लेटर्स यूज करने हैं।
जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो इनका गेमीट क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर और इसका बनेगा स्मॉल टी स्मॉल आर। क्रॉस के बाद जो F1 जनरेशन आप ऑब्टेन करेंगे उसका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये हेट्रोजाइगस हो गया क्योंकि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स हैं। तो आंसर हो गया F1 progeny will be heterozygous with the genotype capital T small t capital R small r, tall and round। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, नेम द रेसेसिव ट्रेट इन द अबव केस। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। टॉल का रेसेसिव कैरेक्टर होता है शॉर्ट और राउंड का रेसेसिव कैरेक्टर होता है रिंकल्ड। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, इफ 1600 plants were obtained in F2 progeny, write the number of plants with traits having tall with round seeds and short with wrinkle seeds। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने जो F1 में ऑब्टेन किया उसी को सेल्फ पॉलिनेट किया, जैसे कि आपने डाइहाइब्रिड क्रॉस में सीखा था। जब हम इसको इसी से क्रॉस करेंगे तो हमारे पास 4 टाइप ऑफ गेमीट्स बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। और क्रॉस करने के फिर F2 जनरेशन में हमारे पास 60 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। उसमें से हम देखेंगे जो टॉल एंड राउंड सीड्स वाला कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है दोनों, वो 9 आउट ऑफ 16 में आते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में 1600 प्लांट्स में से कितने ऐसे प्लांट्स होंगे, हमें 9/16 रेशियो को 1600 से मल्टीप्लाई करना है। आंसर विल बी 900। इसी तरीके से शॉर्ट विद रिंकल सीड्स दोनों कैरेक्टर्स रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं, जो खाली 1/16 में आता है। इसे फिर हमने 1600 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 100 प्लस। स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर रेशियो पूछा गया तो जो भी रेशियो आपने ऑब्टेन की आउट ऑफ टोटल वो आपको लिखनी है। अगर परसेंटेज पूछी गई तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपको कोई गिवन नंबर ऑफ प्लांट्स है और उसमें से पूछा गया कि कितने प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक होगी तो आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आई होप इस वीडियो को देखकर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को मेरे पास लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।